हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि जब आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि इस चैप्टर में क्लास 11 के 3 to 4 चैप्टर्स का एप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे इस चैप्टर में आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में आपको केमिकल इक्विलिब्रियम एज वेल एज आयनिक इक्विलिब्रियम का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। इस चैप्टर में रिडॉक्स रिएक्शंस का एप्लीकेशन देखने को मिलेगा और इस चैप्टर में आपको थर्मोडायनामिक्स का भी एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। तो इस वजह से इस चैप्टर का अपना एक सिग्निफिकेंस है। चलिए इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किस पार्ट को डील करती है, इसके बारे में डिस्कस करने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूँ। अब देखिए भाई, आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शंस जो ऑटोमेटिकली होती हैं। चलिए इस पॉइंट को मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ये हो गया आपका स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस। ठीक है भाई, ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि इन रिएक्शंस में डेल्टा जी की जो वैल्यू होती है क्या होती है भाई? इनमें नेगेटिव होती है। डेल्टा जी की वैल्यू जो गिव्स फ्री एनर्जी होती है, अगर नेगेटिव होती है तो वो प्रोसेस या रिएक्शन क्या होता है भाई? आपका स्पॉन्टेनियस होता है। अगर मैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है भाई, ये केमिकल रिएक्शन हो गया। नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होती हैं जो ऑटोमेटिकली नहीं होती हैं। इनमें कुछ ना कुछ आपको एनर्जी सप्लाई करना होता है, टेम्परेचर इंक्रीज करना होता है, यानी एक्सटर्नल फैक्टर यूज करके इन रिएक्शंस को स्टार्ट करना होता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होती है और इन रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट आपको बहुत क्लियर हो गया होगा। दो तरह की रिएक्शन है इन जनरल। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली होती है, इनमें से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर आपको यूज नहीं करना है, कोई भी एनर्जी आपको सप्लाई नहीं करना है इन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए। ठीक है, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन जो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, इन रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। मतलब कि इन रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ एनर्जी सप्लाई करनी होगी, तभी ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। अब देखिए भाई, ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन जब होती है तो केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा भाई? केमिकल एनर्जी मिल जाएगा। ये हो गया वो केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शन से आपको मिलेगा केमिकल एनर्जी। ठीक है भाई, अब ये रिएक्शन तो हो ही नहीं रही, तो कौन सी एनर्जी मिलेगी? कोई भी एनर्जी आपको सप्लाई करना है तभी ये रिएक्शन होगी। तो आप करते क्या है, अगर हमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि अगर ये रिएक्शंस हों तो हमें इन्हें एनर्जी सप्लाई करना है। आप ध्यान दीजिए भाई, इन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अभी ये मत पूछिए कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया। इस केमिकल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमें मिलती है, इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हम सप्लाई करते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में। एनर्जी जब हम इलेक्ट्रिक एनर्जी इनको सप्लाई करते हैं तो ये रिएक्शन होने लगती है। तो अब देखिए, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी हमने इसको सप्लाई किया। इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आपने सप्लाई किया नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस, तो ये जो आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है होने लगती है। अब है तो केमिकल रिएक्शन, तो क्या हो गया? इसमें भी आपको केमिकल एनर्जी मिलेगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि ये जो एनर्जी आप इसको सप्लाई कर रहे हैं, ये जो एनर्जी इस रिएक्शंस को, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस को सप्लाई कर रहे हैं आगे ले जाने के लिए, टेक प्लेस होने के लिए, तो क्या करेगा? ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को ये कन्वर्ट कर देगा किसमें? केमिकल एनर्जी में। तो यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ये हो गया भाई केमिकल एनर्जी। अब देखिए भाई, एक चीज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान दें, जो प्रोसेस चल रहा है स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, कन्वर्जन जो हम लोगों ने किया केमिकल टू इलेक्ट्रिक, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में जो कन्वर्जन हुआ एनर्जी का इलेक्ट्रिक टू केमिकल। अब देखिए भाई, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो दोनों रिएक्शंस हो रहे हैं, तो किसी ना किसी कंटेनर में आप लोग करेंगे, ऐसे ओपन एनवायरनमेंट में तो करेंगे नहीं। तो इनमें जो कंटेनर हम लोग यूज करते हैं, इसको आप बोलेंगे गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। ठीक है भाई, इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गया। ठीक है भाई, एक चीज़ बहुत क्लियर हो गया, गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन कौन सी होती है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शंस कौन सी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है भाई, गैल्वेनिक सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी में। कुछ ऐसा मैं पॉइंट कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए भाई, ये जो दोनों सेल हैं, हम इन दोनों सेल को स्टडी करते हैं अंडर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन दोनों सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंडर स्टडी करते हैं। ठीक है, ये ओवरऑल में रफली अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को 2 टाइप में कन्वर्ट किया गया है। एक हो गया गैल्वेनिक सेल और दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। गैल्वेनिक सेल को वोल्टेइक सेल भी बोला जाता है, डैनियल सेल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वोल्टेइक सेल भी हो गया और ये हो जाता है आपका डैनियल सेल, डैनियल सेल हो गया। ठीक है, अब देखिए सेल का मतलब होता क्या है, बैटरी होता है भाई, बैटरी। अब ध्यान दीजिए भाई, एक इंपॉर्टेंट पार्ट, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो गया, ये 2 टाइप का हो गया, गैल्वेनिक एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइटिक। इन गैल्वेनिक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कन्वर्जन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल होती है और इसमें से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। बहुत ही सिंपल। अब देखिए, हम इन सेल के बारे में बात करते हैं। सेल के बारे में डिस्कस करने के पहले यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रो से तो आपको क्या मिलेगा भाई, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन से आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक एनर्जी। केमिस्ट्री क्या डील करती है, केमिकल रिएक्शन से, और केमिकल रिएक्शन से आपको क्या मिलेगा, केमिकल एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री डील्स विद इंटर कन्वर्जन बिटवीन द एनर्जीज। कौन कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एज वेल एज केमिकल एनर्जी। ये पार्ट हो गया। तो यही पार्ट मैं शुरुआत में बोला हुआ था कि लेट मी इंट्रोड्यूस ए स्मॉल पॉइंट, उस पॉइंट से मैं आपको ले जाता हूँ टू द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो मतलब है कि ये जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन बिटवीन इलेक्ट्रिक एनर्जी एज वेल एज केमिकल एनर्जी। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो सेल है भाई, ये बैटरी है। ये जो सेल दिया हुआ है ये बैटरी है, ये जो सेल दिया हुआ है ये बैटरी है। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये जो सेल दिया हुआ है ये बैटरी है। अब ध्यान दीजिए, ये जो बैटरी होता है, चाहे वॉच बैटरी हो, ठीक है, चाहे मोबाइल बैटरी हो, चाहे कार बैटरी हो, चाहे बाइक में लगी हुई बैटरी हो, चाहे ट्रक में लगा हुआ जो बैटरा बोलते हैं, बैटरी बड़ा साइज होता है उसे बैटरा बोल देते हैं। ठीक है, बसेज में लगा हुआ है बैटरी। तो इन सभी बैटरीज में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है सभी टाइप बैटरी में। अगर आप देखें एप्लीकेशन ऑफ बैटरीज के बारे में, अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, जिसमें से हम कन्वर्जन करते हैं। अब देखिए भाई, अगर मोबाइल की बैटरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है भाई, तो जब मोबाइल की बैटरी क्या होती है, बैटरी के अंदर क्या होता है, केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर होता है। अब उस केमिकल एनर्जी को जब आप यूज करते हैं मोबाइल में, तो मोबाइल चलेगा, वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी जब आप बैटरी को यूज करते हैं मोबाइल में। तो अब देखिए, ये हो गया केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब देखिए, कुछ समय के बाद में यूज करते करते क्या हो गया, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो मतलब है कि जो बैटरी में आपका केमिकल एनर्जी है वो खत्म हो गया। तो मतलब है कि वो आप मोबाइल यूज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई नहीं कर पाएगा किसको, मोबाइल को। अब क्या करेंगे भाई, उस बैटरी को आप चार्जिंग में लगाएंगे, और चार्जिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप स्टोर करेंगे बैटरी में, किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। तो चार्जिंग ऑफ बैटरी क्या हो गया, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। भाई अब जब चार्जिंग करेंगे, चार्जर लगाएंगे, तो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बैटरी में स्टोर की जाएगी किस फॉर्म में, केमिकल एनर्जी में। तो चार्जिंग ऑफ बैटरी इस प्रोसेस में चला गया, इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। अब चार्जिंग करने के बाद में जब आप उस बैटरी को मोबाइल में यूज करेंगे, तो यूजेस ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यूजेज ऑफ बैटरी, जब बैटरी में केमिकल एनर्जी स्टोर हो जाता है, फुली चार्ज हो जाता है, तो उसको आप किसमें, मोबाइल में यूज कर सकते हैं। और मोबाइल में जब आप यूज करेंगे तो होता क्या है, वो केमिकल एनर्जी ये बैटरी कन्वर्ट करेगी किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जब हो जाता है तो ये मोबाइल आपका चलने लगता है। तो ये पार्ट आप ध्यान दें।
तो यहाँ पे अगर आप देखें तो द चार्जिंग ऑफ बैटरी आपको देखने को मिलेगा, तो ये प्रोसेस चलाया जाता है। और जब आप यूजेज ऑफ बैटरी के बारे में बात करें तो ये कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। अब देखिए भाई, जैसा कि मैंने बोला हुआ कि जो बैटरीज होती हैं तो हर तरह की बैटरी में अगर आप देखें तो एक साइन होता है पॉजिटिव, एक दूसरा होता है नेगेटिव। इनको आप बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स और दूसरा नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। केमिस्ट्री हम केमिस्ट्री में इसको बोल देते हैं एनोड एंड कैथोड, ठीक है, एनोड एंड कैथोड। जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं तो एक इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड और दूसरे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। तो अब देखिए भाई, ये जो आपका गैल्वेनिक सेल है इसमें भी एनोड होता है और कैथोड होता है, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें भी एनोड होता है और इसमें भी कैथोड होता है। मतलब इन दोनों सेल में ये जो प्रोसेस होता है, इन दोनों सेल में भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए, इस गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है, एनोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड, ये हो गया भाई नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। और जो आपका कैथोड होता है, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड, ये हो गया भाई एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बात करूं तो इसमें होता क्या है, ये जो आपका एनोड होता है, ध्यान दीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आपका एनोड होता है, एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ध्यान दीजिए भाई, इसमें उल्टा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज्ड। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में होता क्या है, ये जो आपका एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और ये जो आपका गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल में एनोड इज नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। अब इसके बाद में अगर आपका एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो ये कैथोड आपका हो जाएगा, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ये ध्यान दीजिए नेगेटिवली चार्ज हो गया भाई, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ये जो आपके जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं तो इसमें से क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें क्या हो जाता है, ये पॉजिटिवली चार्ज और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, ये दिमाग में रखें। अच्छा, इसके हम सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं, तो थोड़ा स्पेस चाहिए तो मैं इस पोर्शन को हटा देता हूँ। अब देखिए भाई, एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इन दोनों सेल में सिमिलरिटी होता है, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इन पॉइंट्स को लिख लें, ठीक है। इन दोनों सेल में जो सिमिलरिटी होता है तो इन दोनों सेल में जो आपका एनोड एंड कैथोड होता है, ठीक है, एनोड एंड कैथोड होता है। ध्यान दीजिए इंपॉर्टेंट पार्ट, इन बोथ सेल्स, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन बोथ सेल्स सिमिलरिटी के बारे में बात करते हैं। ये जो आपका एनोड एंड कैथोड होता है, इन दोनों सेल में एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होती है। अगर एनोड में ऑक्सीडेशन तो कैथोड में रिडक्शन रिएक्शन होती है, दोनों में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एट एनोड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है भाई। अच्छा, एंड एट कैथोड रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब ध्यान दीजिए भाई, ये पार्ट हो गया। जो सिमिलरिटीज इन दोनों सेल में है कि इसमें जो एनोड होता है ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए भाई, अगर मैं रिएक्शंस के बारे में बात करूँ तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का अगर मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, ये आपका Zn और ये 2+, ठीक है भाई, और ये आपका एक्वस हो जाएगा और यहाँ से आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। क्या ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, ये 0 हो गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाते हैं। मतलब क्या है कि ये जो आपका एनोड है जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भाई। अब देखिए, अगर मैं कैथोड के बारे में बात करूं तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर मैं रिडक्शन का एक एग्जांपल देता हूं, 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर Cu हो गया, ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। तो इसमें अगर आप देखें ये रिडक्शन है, इसमें डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, तो ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है
और रिडक्शन में कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये कंज्यूम करता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, ये पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन्स के पास में नेगेटिव है, अट्रैक्ट करेगा, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज किए जा रहे हैं, एनोड से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं, परंतु यहाँ पर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना भाई। एनोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जा रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाएंगे तो ये जो आपका कैथोड है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा कंज्यूम करने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं कैथोड की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में बोल सकता हूँ एनोड टू कैथोड, सेम पार्ट यहाँ पर भी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करते हैं, हाँ यहाँ पर रिडक्शन होता है ना, तो ये जो आपका पॉजिटिव यहाँ से ये अट्रैक्ट करता है, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है, ठीक है भाई, कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड होता है। तो ये जो सिमिलरिटी है मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड, दोनों सेल में द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन takes place from एनोड टू कैथोड, एक ये इंफॉर्मेशन। अच्छा देखिए भाई, अब होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे एनोड टू कैथोड, ठीक है भाई। अब देखिए, अब इसके बाद में हम एक कंप्लीट सर्किट रफली आइडिया हम दे रहे हैं, जो जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट फ्लो होता है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। ये क्यों फ्लो होता है, हम आगे आने वाले टॉपिक में जो हम सेल का कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर ये पार्ट बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो आपका करंट है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में क्यों फ्लो करता है, ठीक है भाई। अगर आपका राइट टू लेफ्ट हो रहा है आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा आपका फ्लो ऑफ करंट। तो ध्यान दीजिए भाई, अगर आपका इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड हो रहा है, तो मतलब फ्लो ऑफ करंट आपका कैथोड टू एनोड हो जाएगा, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ध्यान दीजिए, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड द flow of current takes place from cathode to एनोड हो गया भाई। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज होता है, जो फ्लो ऑफ करंट होता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है भाई। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा आपका एनोड टू कैथोड और फ्लो ऑफ करंट होगा कैथोड टू एनोड, उल्टा हो जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे जो हम लोगों ने एक रफ इंफॉर्मेशन हम लोगों ने डिस्कस की है गैल्वेनिक सेल में, इसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, इसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है इसमें से नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होती है और इसमें हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब इसमें अगर आप देखें जो सिमिलरिटी है, ये आपका डिसिमिलरिटी है, इसमें एनोड नेगेटिव तो इसमें एनोड पॉजिटिव, इसमें कैथोड पॉजिटिव तो इसमें एनोड नेगेटिव। जो सिमिलरिटी है कि इन दोनों सेल में एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड में हमेशा रिडक्शन होता है, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होता है और फ्लो ऑफ करंट कैथोड टू एनोड होता है। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने इन सेल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में हम गैल्वेनिक सेल के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं, ये कैसा होता है, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है और इसमें रिएक्शंस कैसे होती हैं। चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में बात करते हैं। गैल्वेनिक सेल का स्ट्रक्चर को ऐसा होता है, इसमें दो कंटेनर लिए जाते हैं, ये दो कंटेनर है, ठीक है भाई। इन दोनों कंटेनर को कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड है और इस कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ एनोड हो गया और ये हो जाता है आपका कैथोड, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा हुआ है कि चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है भाई। एनोड में हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कैथोड में हमेशा रिडक्शन रिएक्शन होती है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। आप ध्यान दीजिए।
अब देखिए यहाँ पे एक स्पेशलिटी, एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोड आपने लिया हुआ है उसी मेटल को सॉल्ट इस कंटेनर में आपको लेना है। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अगर जिंक का मैंने इलेक्ट्रोड बनाया हुआ है तो इसमें जो आप सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट सोल्यूशन, वो जिंक सल्फेट, उसी मेटल का सॉल्ट लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप देखें सेम थिंग, कैथोड अगर आपने बनाया हुआ है, कॉपर का बनाया हुआ है, तो इसी कॉपर का सॉल्ट सोल्यूशन ही लेना है, कॉपर सल्फेट हो जाएगा भाई, ठीक है। ये चीज़ जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड, देन जिंक सल्फेट लेंगे सॉल्यूशन में, और कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड यूज किया है तो कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है भाई? ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि इस मेटल का होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है, मेटल का ही ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। और इसमें रिडक्शन का मतलब क्या है कि इस कॉपर मेटल का होगा यहाँ पर रिडक्शन। अगर मैं रिएक्शंस के बारे में बात करूँ, अब देखिए भाई, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एनोड में, एनोड में जो रिएक्शन होगी, ठीक है, जिंक ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा और ये आपका जब ये कन्वर्ट हो जाएगा तो जिंक 2+ आयन, ये आपका एक्वस और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है भाई। इसमें अगर आप ध्यान दें, एट कैथोड में लिख देता हूँ, एट कैथोड में जो रिएक्शन होती है तो कॉपर 2+, ये एक्वस रहेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम करेगा और कॉपर ये सॉलिड हो जाता है, ये रिएक्शन होती है। ये हो गया आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो जाता है भाई आपका ऑक्सीडेशन, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे होता क्या है कि जब ये मेटल, ये जो इलेक्ट्रोड है आपका ऑक्सीडेशन शो करेगा, तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन में ध्यान दें, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और जब ये ऑक्सीडेशन शो करेगा तो स्प्लिट क्या होता है? जिंक आयन और ये इलेक्ट्रॉन्स में स्प्लिट हो जाता है। ये जो आपका जिंक आयन है इस सॉल्यूशन में चला जाता है, जिंक 2+, ये हो गया जिंक 2+, ये आपका जिंक 2+ हो गया, तभी मैंने एक्वस कर दिया, ये एक्वस लिखा हुआ है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस मेटल के सरफेस में यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ये हो गया भाई, यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये यहाँ पर एक्यूमुलेट होने लगते हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, तो मतलब है कि जब सो मनी इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, मतलब कई सारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, क्या है भाई? नेगेटिव चार्ज। और कई सारा नेगेटिव चार्ज होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड के ऊपर तो क्या हो जाता है, ये आपका इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नेगेटिवली चार्ज, यही मैंने बोला हुआ था कि जो गैल्वेनिक सेल होते हैं, गैल्वेनिक सेल में जो आपका एनोड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। नेगेटिवली चार्ज क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर हो जाता है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाते हैं, और जो आपका जिंक आयन है सोल्यूशन में चला जाता है, ठीक है भाई। तो आपका ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन कर देता हूँ। जो एनोड होता है गैल्वेनिक सेल में आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे कई सारा इलेक्ट्रॉन्स है। अब ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि कैथोड में होता है आपका रिडक्शन, मतलब जब कैथोड में रिडक्शन होगा तो इसमें क्या होता है भाई, ये आपका कैटायन जो होता है जिंक आयन सॉल्यूशन में चला जाएगा, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, और इसका उल्टा हो जाएगा भाई। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो प्रोसेस इसमें हो रहा है उसमें उल्टा ही हो जाता है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें होता क्या है कि जो आपका कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है भाई। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं चले जाते हैं सॉल्यूशन में, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सॉल्यूशन में चले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके सॉल्यूशन में चले जाते हैं। और ये जो आपका जो कॉपर आयन होता है तो इस इलेक्ट्रोड के ऊपर आपका एक्यूमुलेट होने लगता है। इसमें उल्टा होता है, इलेक्ट्रॉन्स आपके इलेक्ट्रोड के ऊपर एक्यूमुलेट होने लगते हैं और जिंक आयन से जो आपके मेटल आयन है आकर के सॉल्यूशन में मिक्स होने लगते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर कॉपर आयन आपका एक्यूमुलेट हो रहा है तो कॉपर आयन के ऊपर क्या है भाई? पॉजिटिव चार्ज है, और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आने की वजह से जो आपका कैथोड है पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, बहुत ही आसानी से इस पोर्शन को आप समझ सकते हैं, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, अब होता क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से और यहाँ पर आपका नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन तो बनेगा भाई। तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं अट्रैक्शन की वजह से, किसकी साइड? कैथोड की साइड। तो लीजिए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं, ये डायरेक्शन हमें बताएगा, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने लगेगा। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया भाई, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड टू कैथोड हो गया भाई, ठीक है भाई। ये अट्रैक्शन की वजह से इधर मूव करने लगते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगेंगे, ठीक है, वोल्ट मीटर हमें डायरेक्शन बता देगा, ठीक है। अब देखिए भाई,
अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, ठीक भाई। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप देखिए ये कंप्लीट सर्किट करने के लिए ये पूरा कंप्लीट ओनली यहाँ से, अगर आप देखें ये सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। अगर आप देखें तो कंप्लीट सर्किट यहाँ पर ऐसा नहीं। तो हम क्या करते हैं, ये जो दोनों सेल हैं, ये दोनों सेल, तो ये क्या है भाई, ये दोनों सेल को हम कनेक्ट कर देते हैं, एक ब्रिज यूज करते हैं जो सॉल्ट बना होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है भाई। तो यहाँ पे मैंने एक ब्रिज का मतलब क्या है भाई, ब्रिज इसका नाम रख दिया गया। ब्रिज क्या होता है, जो दो एंड को कनेक्ट करे। अगर रिवर भी है ना भाई, तो ये रिवर का एक एंड ये हो गया और ये आपका दूसरा एंड हो गया, दूसरा किनारा हो गया रिवर का। अब इन दोनों पॉइंट को जो कनेक्ट करेगा उसे ब्रिज करेगा, ब्रिज कहेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें एक एंड ये हो गया, एक सेल ये हो गया, दोनों सेल को कनेक्ट करने के लिए हम एक ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है भाई। अब इसके कनेक्शन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब ये किस चीज़ का बना हुआ होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्ट ब्रिज हो जाता है, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया भाई, सॉल्ट ब्रिज। अब ध्यान दीजिए भाई, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करते हैं और ये किस चीज़ का बना हुआ होता है। एनीवे, तो होता क्या है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करता है भाई। यहाँ पे कई सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, उल्टा तो फ्लो नहीं करेगा, नहीं भाई, इसी पाथ में उल्टा तो नहीं फ्लो करेंगे ना भाई। तो होता क्या है कि यहाँ पर कई सारा पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का भी फ्लो होना चाहिए। तो क्या करेगा, जब हम कंप्लीट सर्किट कर देते हैं, ये हो गया आपका कंप्लीट सर्किट, ये हो गया आपका कंप्लीट सर्किट, सेल में आपकी पूरी कनेक्टिविटी हो जाती है, ये हो गई आपकी कंप्लीट सर्किट। तो हो गया क्या भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स जब ऐसे फ्लो करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन से कई सारे फ्लो ऐसा करने लगते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज आपका ऐसे फ्लो करने लगता है, ऐसे फ्लो करने लगता है, ये हो गया भाई। तो तभी ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, करंट होता है, ठीक है भाई। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड टू कैथोड होता है और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैथोड टू एनोड होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द फ्लो ऑफ करंट होता है फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है भाई। बहुत ही सिंपल इंफॉर्मेशन है, ठीक है भाई। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लो करते हैं, ठीक है भाई। अच्छा भाई, ये तो कनेक्टिविटी कर दी भाई। अब इसका और भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। हम ध्यान दीजिए भाई, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, तो ये सॉल्ट ब्रिज का एप्लीकेशन के बारे में बात करें, इसका जो सिग्निफिकेंस है, हम सॉल्ट ब्रिज के बारे में बात करते हैं। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है भाई, सॉल्ट ब्रिज। ये फर्स्ट जो पॉइंट है इस सॉल्ट ब्रिज का, इट कनेक्ट्स दो हाफ सेल को कनेक्ट करता है। देखिए अगर आप देखें तो ये दोनों कंटेनर को मिक्स करके, ये दोनों को ऐड करके ये हमें गैल्वेनिक सेल मिलता है। अगर आप देखें तो इसमें से हाफ रिएक्शन होती है। आप लोगों ने रिडॉक्स रिएक्शन में देखा होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हाफ रिएक्शन बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन को हाफ रिएक्शन बोलते हैं। जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं नेट रिएक्शन, ठीक है, नेट रिएक्शन बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसको आप रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बोल सकते हैं, केवल ऑक्सीडेशन ही है। जो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एट ए टाइम साइमल्टेनियसली होती है, उसे आप बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, परंतु अगर दोनों को कंबाइन करेंगे तब आपका रिडॉक्स रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। तो इसे अगर ये हाफ रिएक्शन हो रही है तो हाफ सेल भी बोल सकता हूँ, हाफ रिएक्शन हो रही है तो हाफ सेल में हाफ रिएक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। अब दोनों सेल को जब कंबाइन करेंगे तो ये पूरा गैल्वेनिक सेल बनेगा और दोनों सेल को कंबाइन करने में आपको नेट सेल रिएक्शन मिलेगी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है भाई। और जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, ध्यान दीजिए, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं तो ये आपकी रिएक्शन होती हैं स्पॉन्टेनियस बाय नेचर। जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन होती हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। वाई? बिकॉज ये होती हैं रिडॉक्स रिएक्शन और इनमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन होता है, ठीक है भाई। अब देखिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखें तो जब मैं इस सॉल्ट ब्रिज को नहीं यूज किया था तो ये कंप्लीट सर्किट नहीं था, ये यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ से एंड हो गया, ठीक है भाई। तो ये सॉल्ट ब्रिज अगर मैंने लगाया हुआ तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये कंप्लीट सर्किट हो गया। तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख सकता हूँ कि जो सॉल्ट ब्रिज होता है तो सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो यहाँ से हम एक सेंटेंस ऐड कर देते हैं, इट कंप्लीट्स the inner
सर्किट ऑफ द सेल। ठीक है भाई, एक ये पॉइंट हो गया, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसके मिक्सचर के बारे में बात करूँ, थोड़ा सा मैं स्पेस ले लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन को हटा देता हूँ। ठीक है, स्पेस चाहिए मुझे। एक पॉइंट हो गया सॉल्ट ब्रिज का, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। सेकेंड पॉइंट, ठीक है भाई, जो सेकेंड पॉइंट होता है सॉल्ट ब्रिज का, तो इट इज़ मेड ऑफ अगर एक जेली टाइप सब्सटेंस होता है, अगर एक मिक्सचर होता है, जैसे अगरबत्ती, तो अगरबत्ती जो पेस्ट फॉर्म में आता है। ठीक है भाई, अगरबत्ती आप लोगों ने देखा होगा, कैंडल देखा होगा, मोम जो होता है, वैक्स होता है, जो आपका जिसका जेली फॉर्म में रहता है। ठीक है, पेस्ट फॉर्म में रहता है। अगरबत्ती आप लोगों ने वेट फॉर्म में भी देखा होगा, पूजा में यूज करते हैं। ठीक है भाई, तो ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये अगर मिक्सचर का बना हुआ होता है, और इस मिक्सचर में हम सॉल्ट डाल देते हैं, इनर्ट सॉल्ट डाल देते हैं, इनर्ट सॉल्ट। इस वजह से इसमें सॉल्ट वर्ड आ जाता है, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ, इट कंप्राइजेज ऑफ अगर मिक्सचर एंड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, लाइक KNO3, NaNO3 एटसेट्रा। ये पॉइंट हो गया। ठीक है भाई, अगर मिक्सचर में ये पेस्ट हो गया, इस पेस्ट में हम इनर्ट सॉल्ट डालते हैं, इस वजह से इसको सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। ब्रिज से कनेक्ट करता है और सॉल्ट से बना हुआ होता है। ठीक है भाई, अब देखिए ये सॉल्ट, ये पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इनमें से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए इनर्ट लगा हुआ है, मतलब ये है कि ये जो सॉल्ट हैं, आप ऐसा नहीं लेकर के चलेंगे कि ये आयंस प्रोड्यूस करेगा और ये आयंस इधर आएंगे और ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। कौन सी रिएक्शन में? रिडॉक्स नहीं, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यहाँ पर था आपका रिडक्शन रिएक्शन। इन ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इस वजह से हम इनर्ट डाल देते हैं। इनर्ट कि इनकी कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेशन न रहे। ठीक है, इनर्ट का मतलब क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपका सॉल्ट ब्रिज, मान लीजिए कि KNO3 का सॉल्ट आपने इस सॉल्ट ब्रिज में मिक्स किया हुआ, तो ये आपको आयंस कौन सा देगा भाई? K+, और ये आपका NO3 हो गया, K+ NO3-। ठीक है, +2 और नेगेटिव आयंस। अब इसका रोल देख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या है। मान लिया जाए कि कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बहुत तेज़ी से होने लगा, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन तेज़ी से होने लगा, या कुछ ऐसी सिचुएशन कि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए गए, इस सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, इस हाफ सेल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए गए। किसमें? ऑक्सीडेशन की वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो हो रहा है ना भाई। जब कई सारे इलेक्ट्रॉन्स इस हाफ सेल में रिलीज कर दिए गए, तो होता क्या है भाई, बहुत सारा चार्ज आ जाएगा, और बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाएगा तो वो वहाँ पर अनस्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, क्या हो जाएगा? रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्या करेंगे ताकि ये सेल डैमेज ना हो, तो यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, किसका? इलेक्ट्रॉन का आ जाता है। जो बहुत सारे अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, तो क्या करेगा भाई, ये जो सॉल्ट ब्रिज है, तो ये K+ आयन रिलीज करेगा। ठीक है भाई, K+ आयन अगर आप देखें तो ये K+ आयन है, इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करेगा और न्यूट्रलाइज करेगा, क्योंकि पोटेशियम के पास में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज है। तो ये पोटेशियम आयन आ करके ये रिलीज करेगा, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, जो सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी है। अब देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें तो बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज अगर आ जाए, बहुत सारे, इसमें तो इलेक्ट्रॉन्स का तो कंजप्शन हो रहा है। अगर मान लिया जाए कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा चार्ज का होने का मतलब क्या है कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी और इस सेल के चौक होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो बहुत ज़्यादा चार्ज होने की वजह से, कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये नाइट्रेट आयन इस साइड रिलीज करेगा, इस साइड। तो ये नाइट्रेट आयन पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। भाई नेगेटिव चार्ज है ना भाई, नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जो सॉल्ट ब्रिज का जो मेजर एप्लीकेशन है इस गैल्वेनिक सेल में, तो ये सॉल्ट ब्रिज करता क्या है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। भाई चार्ज की वजह से ही तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ना भाई, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पर जो चार्ज हो रहे हैं तो इनको मेंटेन करता है, इनकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ताकि ये सेल चोक ना हो, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज ना हो, ताकि इस सेल में कोई भी डैमेज ना हो। तो सॉल्ट ब्रिज का मेन एप्लीकेशन है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल। हाँ, दूसरा पॉइंट, जिस रेट से
जिस रेट से ये पोटेशियम आयन इस सेल में, इस हाफ सेल में रिलीज करेगा, उसी रेट से ये आपका नाइट्रेट आयन भी इस हाफ सेल में ये रिलीज करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए, द रेट ऑफ रिलीजिंग पोटेशियम आयन एज वेल एज नाइट्रेट आयन इन बोथ हाफ सेल्स इज ऑलवेज सेम। ये चीज़ आप दिमाग में रखें, ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा जल्दी रिलीज कर रहा है, ये आपका स्लोली रिलीज कर रहा है, ऐसा सिचुएशन नहीं रहता है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कि इट रिलीजेज, नो सॉरी, यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देते हैं, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल neutrality, it maintains the electrical neutrality in the cell। ठीक है भाई। एंड सेकेंड पॉइंट हम यहां पर ऐड कर देते हैं, द रेट ऑफ रिलीजिंग पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन्स in both cells is always same। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। फर्स्ट पार्ट हो गया, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट ऑफ द सेल। ये कैसे बना होता है, इसमें हम सॉल्ट ही यूज करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ठीक है, इसके प्रिपरेशन के लिए। और कैसा सॉल्ट यूज करते हैं, दिमाग में रखें, इनर्ट सॉल्ट ही यूज करते हैं। ठीक है भाई। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, और सेम रेट में, जिस रेट से ये पोटेशियम आयन इसमें रिलीज करेगा, उसी रेट से ये नाइट्रेट आयन भी इसमें रिलीज करेगा टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन द सेल, ताकि इसका कोई भी डैमेज नहीं हो। अब देखिए भाई, एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक दूसरा कॉन्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इस एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। अब देखिए, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, तो होता क्या है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड के मेटल के सरफेस के ऊपर एक्यूमुलेट हो जाने लगते हैं। ठीक है भाई, ये मेटल जो जिंक मेटल है ना भाई, इसके मेटल सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज आपका एक्यूमुलेट होने लगता है। ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जिंक आयन इसमें आ गया, सॉल्यूशन में आ गया। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो एक ही सेल में यहाँ पर आपको दो पॉजिटिवली चार्ज मिल जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रोड में आपका मिल जाता है क्या, नेगेटिव चार्ज है। और जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो आपके आयंस प्रोड्यूस करता है, ये जिंक आयन हो गया ना भाई, तो इसको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक और ये हो गया सॉल्यूशन। ठीक है भाई, सॉल्यूशन हो गया। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड, ध्यान दीजिए। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, बहुत ही सिंपल। ये हाफ सेल है, इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव है, तो जहाँ कहीं भी आपके दो चार्ज होंगे अपोजिटिवली चार्ज, वहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा, यहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए भाई, इन जनरल अगर आप देखें तो ये जो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से हो रही है। इस इलेक्ट्रोड की वजह से ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, इस जिंक का हो रहा है। मतलब इस इलेक्ट्रोड की वजह से जब इस सॉल्यूशन में डालते हैं तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप देखिए भाई, कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, कैसा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसमें अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस हाफ सेल में अगर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। किसके बीच में, किसके बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में। इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में हो रहा है पोटेंशियल डिफरेंस का डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इन द सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी अगर आप देखें, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज हो गया और सॉल्यूशन में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये आपका इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो गया आपका इलेक्ट्रोड और ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक
सॉल्यूशन हो गया। ये हो गया आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। और इस इलेक्ट्रोड की वजह से, इस इलेक्ट्रोड में होता है रिडक्शन रिएक्शन, इस इलेक्ट्रोड की वजह से यहाँ पर होता है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको आप बोल सकते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इस इलेक्ट्रोड की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रोड में कौन सा रिएक्शन होता है, रिडक्शन रिएक्शन होती है, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पे एक चीज हो जाती है बहुत क्लियर कि दो हाफ सेल हैं, दोनों हाफ सेल में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप बोल सकते हैं इस गैल्वेनिक सेल में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब देखिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन electrode and electrolytic solution, between electrode and electrolytic solution, between electrode and electrolytic solution। ठीक है, अभी जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ये टू टाइप का हो गया, वन टाइप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा हो गया रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, तो ये पार्ट तो बहुत ही क्लियर हो गया, यहाँ पे दिमाग में रखें कि ये तो इस स्ट्रक्चर को मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में उसका डेफिनेशन लिख देते हैं, या तो बना रहने दीजिए, थोड़ी देर में हटा देते हैं। ठीक है भाई, तो थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन मैं हटा देता हूँ, थोड़ा स्पेस चाहिए, फिर इसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। चलिए मैंने बोर्ड को साफ कर दिया है, यहाँ पे हम बातचीत करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इसका मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड और ये हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं भाई, ई सेल से। जो न्यूमेरिकल होंगे ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो यह ई सेल के फॉर्म में भी दे दिया जाता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है भाई, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, ठीक है भाई, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दोनों हाफ सेल में देखने को मिलता है, और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया हुआ था कि दो हाफ सेल है भाई, दोनों हाफ सेल में एक में ऑक्सीडेशन दूसरे में रिडक्शन होती है। तो जिसमें ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जिस हाफ सेल में आपका रिडक्शन होता है तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोल देते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब है कि जो आपका ई सेल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये टू टाइप का होता है। ठीक है, टू टाइप का, तो इसको आप बोल सकते हैं ई सेल। ठीक है भाई, यहाँ पर क्या आप बोल सकते हैं, ये हो गया आपका ई ऑक्सीडेशन और ये हो गया आपका ई रिडक्शन हो गया। ठीक है भाई, ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपका हो गया आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है ना भाई, तो इसको आप कुछ ऐसे नोटेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम हो गया और इसको आपका एम एन प्लस यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है भाई, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल मेटल है जीरो, सो यहाँ से अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, तो इस वजह से इसको आप बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर आप देखें इसके केस में इसको नोटेशन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एम एन प्लस और ये आपका एम जीरो हो गया। तो एम का मतलब क्या है भाई, मेटल हो गया, और ये आपका चार्ज हो जाता है, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा तो एन प्लस किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है 1 + 2 + 3 + 4 +। ठीक है भाई, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव जीरो, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें हमें मिल जाता है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये हो गया आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए भाई एक नया कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया हुआ है केवल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, केवल हम लोगों ने डिस्कस किया किसके बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। अब हम बातचीत करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। आप लोगों ने
थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा एच एंड डेल्टा एच नॉट के बारे में पढ़ा होगा। इनका मतलब क्या है भाई? डेल्टा एच का मतलब होता है हीट ऑफ इंथैल्पी। अगर मैं डेल्टा एच नॉट, ये जो नॉट लगा हुआ है तो इसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हीट ऑफ इंथैल्पी, और दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों के डेफिनेशन में डिफरेंस होता है। इसमें कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, इसमें वो पैरामीटर्स नहीं रहते हैं। तो सिमिलरली ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में फॉलो करते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करूँ, ध्यान दीजिए, अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल से। ठीक है भाई, ई नॉट सेल से। चलिए मैं इस पार्ट को लिख देता हूं। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट सेल। ठीक है भाई, तो अगर मैं बात करता हूँ ई सेल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ई नॉट सेल का मतलब क्या? ई नॉट लगा, ये आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ठीक है भाई, जैसे आप लोगों ने देखा होगा डेल्टा जी नॉट थर्मोडायनामिक्स में। ठीक है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, ये गिब्स फ्री एनर्जी है, ये स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी हो जाता है। ठीक है भाई, सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए भाई, अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेफिनेशन के बारे में बात करूं तो डेफिनेशन सेम है, परंतु इसमें कुछ पैरामीटर्स मेंटेन किए जाते हैं। यहां पर देखिए, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब देखिए डेफिनेशन तो सेम हो गया, बट जब आपका कंडीशन क्या है कि जब सेल में टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, कितना? स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। जब सेल में आपका प्रेशर मेंटेन किया जाता है, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 atm नहीं होता है, 1 बार होता है भाई, 1 बार। ठीक है भाई, और जब उस सेल में जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन किया जाता है। व्हेन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन कंडीशन क्या है? टेम्परेचर आपका 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाना चाहिए, प्रेशर आपका 1 बार होना चाहिए, एंड और यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ आप दिमाग में रखें। अगर इन पैरामीटर्स को फॉलो किया जाता है, इन कंडीशन को फॉलो किया जाता है, फिर सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन सा सेल होगा भाई? क्या होगा? आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है भाई, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इस पैरामीटर्स को सेल में अगर मेंटेन किया जाता है, टेम्परेचर उस सेल का, गैल्वेनिक सेल का 25 डिग्री सी, प्रेशर 1 बार प्रेशर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन अगर 1 मोलर है, मतलब है कि वो उस सेल में जो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे वो होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए भाई, यहाँ पे ये जो आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, ये भी आपका 2 टाइप होता है, ये भी आपका 2 टाइप होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस बार ई नॉट सेल। ठीक है, ये भी आपका हो गया, यहाँ पे लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन ई नॉट, और ये ई नॉट रिडक्शन हो जाता है। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 2 टाइप हो गया, ये हो गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, इसको नोटेशन में अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो आपका ई नॉट एम और ये आपका एम एन प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको आप ई नॉट और एम एन प्लस और ये आपका एम हो गया। ये नोटेशन आपको न्यूमेरिकल में देखने को मिलेगा, न्यूमेरिकल से जो होंगे ना तो इस नोटेशन को देख करके भी हम बता सकते हैं कि ये रिडक्शन, ये अगर इसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है, हम बता देंगे कि ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, अब देखिए शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी लेंथी नेम आ रहा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और ये दूसरा हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। काफ़ी लेंथी नेम आ रहा है तो इसको लिखना या इसको न्यूमेरिकल में ऐड करना काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए
ये जो आपका सॉरी ये जो आपका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में स्टैंडर्ड से एस आ जाएगा, ओ से ऑक्सीडेशन आ जाएगा, पी से आपका पोटेंशियल आ जाएगा। तो एसओपी अगर आप लिखते हैं तो एसओपी का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड को मैंने हटा दिया, दोनों में कॉमन हो जाता है सॉरी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली इसमें रिडक्शन होता है, तो इसमें क्या करेंगे, एस आर पी हो गया। तो इसमें हम यूज करते हैं क्या भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप एसआरपी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एसओपी और यहाँ पे लिख देता हूँ एसआरपी। ये हो गया भाई, ठीक है भाई। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप बोल सकते हैं एसओपी और स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बोल सकते हैं एसआरपी। ठीक है भाई। न्यूमेरिकल में जब कभी भी आप न्यूमेरिकल यूज करें तो उन न्यूमेरिकल में हमेशा आप एसआरपी यूज करें। कई सारे स्टूडेंट्स हैं, आप एसओपी भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर भी आ जाता है। परंतु यहाँ पे अगर आप एसआरपी यूज करेंगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। न्यूमेरिकल जब हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि जब हम एसआरपी यूज करते हैं तो वहाँ से कन्फ्यूजन नहीं रहता है। परंतु हाँ, अगर इनकेस अगर आप एसओपी यूज करना चाहें तो एक चीज़ आप दिमाग में रखें, अगर आपका एसओपी दिया हुआ है एंड एसओपी दिया है, इसको एसओपी को अगर आप एसआरपी में कन्वर्ट करना चाहें एसआरपी में, तो ये आपका यहाँ पर नेगेटिव लगाना होता है। ठीक है भाई। ये वैल्यू किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में अगर आपका कैसा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है तो उसको आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को एसओपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस रिलेशन को यूज करके दोनों के बीच में नेगेटिव साइन होता है। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन लगा देंगे, इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आपको ये इंटर कन्वर्जन हो जाता है। हालांकि दिस पोर्शन बहुत ही क्लियर हो जाएगा जब हम एग्जांपल लेकर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है भाई। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों ने अब तक के डिस्कशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी हम लोगों ने क्लियर किया हुआ है। चलिए अब इसके बाद में भाई अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग निकालते हैं, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हम इसके इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन गैल्वेनिक सेल्स। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया भाई। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ठीक है भाई। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में तो कहिए, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डाल देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं इसको हटा दिया और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब ई नॉट सेल के बारे में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है भाई। देखिए एक चीज़ आप दिमाग में रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस में यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ, ये हो गया आपका एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल ये वैल्यूज आपको दी हुई होंगी न्यूमेरिकल में। सो यहाँ पे हो गया एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल ईजिली अंडरगो रिडक्शन, और अगर रिडक्शन ये शो करेगा तो ऑब्वियसली ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा। Elements having larger value of reduction potential will easily undergo reduction and act as strong oxidizing agent। ठीक है भाई। ये तो लार्जर हो गया। अगर स्मॉलर वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलिमेंट्स हैविंग smaller value of reduction potential will easily undergo
ऑक्सीडेशन विच इजली अंडरगो ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन अगर शो करते हैं तो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को आप दिमाग में रखें, ठीक है भाई। तो यहाँ पे 2 सेंटेंस मैंने ऐड किए हुए हैं, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड सेंटेंस है एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन दिया है तो SRP ले लीजिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सॉरी, जैसे आपका कॉपर हो गया ये 2+, ठीक है भाई, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स कर दिया और यहाँ पर आपका हो गया CO, ये सॉलिड स्टेट, ठीक है। इसका जो आपका E0 सेल दिया हुआ है ये दिया है आपका 0.34 दिया है, पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है भाई। अच्छा दूसरा मैं ले लेता हूँ Fe2+ और ये आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गया Fe और ये आपका सॉलिड स्टेट में जो इसमें आपका E0 सेल दिया हुआ है -0.44 वोल्ट दिया है, ये वोल्ट में दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर आप देखें जो हमें डेटा दिया गया है, ये जो डेटा दिया हुआ है यहाँ पे हमें सेल नहीं दिया गया है और ना तो यहाँ पे हमें बताया गया कि एनोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है, कैथोड में कौन सी रिएक्शन हो रही है। अगर एनोड कैथोड दिया तो हम बता देंगे कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है, एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन होता है। अब देखिए भाई केवल ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख करके हमें डिटरमिन करना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इन जनरल अगर आप देखें इक्वेशन में दोनों रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि दोनों रिएक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपका लेफ्ट साइड ऐड किया गया है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड होते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए तो इन वैल्यूज को देख करके आपको बताना है, तो ये कॉन्सेप्ट आप यूज कर लीजिए। यहाँ पर मैंने बोला हुआ है कि एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों में किसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है भाई, इसका सबसे ज़्यादा है, ठीक है भाई, इसका सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन, मतलब है कि इसका रिडक्शन होगा क्योंकि इसकी वैल्यू SRP जो वैल्यू है, SRP वैल्यू लार्जर वैल्यू है, तो इसका इस हाफ सेल रिएक्शन का होगा क्या होगा भाई, रिडक्शन होगा। और अगर रिडक्शन होगा तो यह एक्ट एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रिडक्शन इस हाफ सेल का, अगर एक का रिडक्शन है तो दूसरा ऑब्वियसली आपका ऑक्सीडेशन में ही चला जाएगा। ये तो जस्टिफाई करना चाहें तो एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, स्मॉलर वैल्यू तो कौन सी स्मॉलर वैल्यू है भाई, इसकी स्मॉलर वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव में दिया हुआ है। एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब हो गया कि इसका ऑक्सीडेशन होगा और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ ऐसा डेटा दिया हुआ है तो इन सेंटेंसेज को यूज करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस हाफ सेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस हाफ सेल का रिडक्शन हो रहा है, किन वैल्यूज को देख करके, इन रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को देख करके। क्लियर हो गया ना भाई। इन जनरल अगर आप देखें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितनी भी हाफ सेल रिएक्शंस दी हुई हैं उन सभी हाफ सेल रिएक्शन में जो वैल्यूज यूज की गई हैं वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल में दी गई हैं, हमेशा वो उनमें रिडक्शन पोटेंशियल में ही यूज की गई हैं। मतलब क्या है कि मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेज 90% ऑफ द केसेज जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इन क्वेश्चंस में आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा। इसी वजह से आपको इन्हीं सेंटेंसेस को यूज करके ही आपको आइडेंटिफाई करना है किस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा है, किस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अगर किसी भी गैल्वेनिक सेल का अगर मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है भाई। हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल
इन ए गैल्वेनिक सेल। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के पहले हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन। बोर्ड में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं। ये क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में पूछा गया है, नीट एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा गया है। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका 2011 में, और ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका 2010 में। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें, और फर्स्ट क्वेश्चन रीड करने के पहले मैंने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के एप्लीकेशन के बारे में या सिग्निफिकेंस के बारे में मैंने बोला हुआ था कि भाई एनी एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका कम होता है किसी भी एलिमेंट्स का, अगर स्मॉलेस्ट होता है तो वो ऑक्सीडेशन शो करेगा एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये 2 सेंटेंस मैंने आपके साथ में शेयर किए थे, उन्हीं दोनों सेंटेंस को यूज करके आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है भाई, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो ये दिया हुआ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब है कि यहाँ पर आपको SRP वैल्यू दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाँ बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल नहीं मेंशन है। अच्छा आगे चलते हैं। एनीवे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल्स XYZ, 3 मेटल्स दिया हुआ है, इनका वैल्यूज भी दिया, वोल्ट में दिया रेस्पेक्टिवली। द रिड्यूसिंग पावर ऑफ दीज मेटल्स, हाँ एक इंपॉर्टेंट पार्ट में आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए ध्यान दीजिए भाई, अगर क्वेश्चन में इन जनरल आपको SRP वैल्यू ही मिलेगी। इन जनरल न्यूमेरिकल्स जो आपको मिलने वाले हैं, इन सभी न्यूमेरिकल्स में आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा। अगर इन केस अगर ये आपका स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, इसमें अगर आप देखें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा हुआ है, इसमें ये नहीं मेंशन किया है कि रिडक्शन पोटेंशियल है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। ठीक है भाई, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका 2 टाइप का होता है, ना तो ऑक्सीडेशन मेंशन है ना तो रिडक्शन मेंशन है। अगर ये मेंशन नहीं तो आपको SRP मान करके ही चलना है। मतलब है कि इस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही मान करके चलेंगे और वही कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अगर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा। जब तक वो मेंशन नहीं करता है तब तक आपको यही मान करके चलना है कि SRP वैल्यूज दिया हुआ है। ठीक है भाई, अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें लास्ट सेंटेंस में हमारे पास में 3 एलिमेंट्स हैं, उनका डेटा दिया हुआ, ये तो बहुत क्लियर है। और क्वेश्चन पूछता है रिड्यूसिंग पावर्स। भाई एक एलिमेंट से वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह अगर कोई एलिमेंट काम कर रहा है मतलब उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन एलिमेंट कब अंडरगो करेगा, कब शो करेगा, जब उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। Elements having smallest value of reduction potential will undergo oxidation and act as reducing agent। ठीक है भाई, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू ये x का वैल्यू ये दिया हुआ है, y का वैल्यू ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में z का वैल्यू आपका जो z का वैल्यू है ये दिया हुआ है। अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है भाई, इसमें अगर आप देखें तो ये -1.2 है, ये +0.5 है, और इसमें अगर आप देखें तो ये आपका हो गया, ये आपका 3.0। तो इन सभी वैल्यूज में अगर आप देखें ये x, y और z है, z की वैल्यू सबसे कम है, z की वैल्यू सबसे कम है। मतलब z का जो आपका SRP वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे कम है। अगर सबसे कम है तो सबसे पहले ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन शो करेगा। एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछ रहा है, तो मतलब है कि सबसे पहले जो आपका रिडक्शन शो करेगा, कौन शो करेगा, आपका Z हो गया भाई। नो, सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन शो करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे कम है। अब इसके बाद में इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं, इसके बाद में आपका ये तो पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है भाई, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये वैल्यू आ रहा है, फिर इसके बाद में सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ रहा है। तो जिसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी, जिसकी लार्ज वैल्यू होगी तो वो रिडक्शन शो करेगा, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसकी सबसे कम वैल्यू होगी वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो Z के बाद में आपका X आएगा, फिर इसके बाद में Y आएगा। तो Z इज ग्रेटर देन X, Z is greater than X, that is correct। Z is greater than X and then Y, Z is greater than X is greater than Y। ये हो गया आपका इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग पावर बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें
इन सभी एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ये आपका Z होगा। फिर इसके बाद में कौन सा होगा, X हो जाएगा। फिर इसके लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, क्योंकि इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो सबसे लार्ज वैल्यू है। तो एलिमेंट्स हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट से ही हम आंसर कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें। अब देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन देता है कि द ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहाँ पे अगर आप देखें तो M3+ ये M2+, ये नोटेशन दिया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें क्या हो रहा है भाई, आपका रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। तो इस डेटा से जो इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है, ये आपका SRP वैल्यू दिया हुआ है, SRP के बारे में बातचीत कर रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर मेटल का हो रहा है रिडक्शन। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिडक्शन। ठीक है भाई, तो SRP वैल्यूज सीधा आ जाता हूँ। SRP वैल्यूज फॉर Cr, Mn, Fe एंड कोबाल्ट, ये वैल्यूज दी हुई हैं, 4 वैल्यूज 4 मेटल्स और 4 वैल्यूज 1, 2, 3 एंड 4 दिया हुआ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, आगे बोलता है फॉर व्हिच वन ऑफ दीज मेटल्स द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 to +3 इज इजीएस्ट। अब देखिए +2 to +3 किस मेटल में ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +3 चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे जल्दी होगा, बहुत ही आसान रहेगा। अब देखिए +2 से +3 जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ऑक्सीडेशन होता है भाई, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात कर रहा है, तो मतलब ऑक्सीडेशन के बारे में पूछ रहा है, तो बहुत ही क्लियर हो गया। मतलब ये है कि ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इन सभी एलिमेंट में सबसे पहले या सबसे जल्दी ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा शो करेगा। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन से रिलेटेड हम लोगों ने इंफॉर्मेशन पढ़ा हुआ है कि एनी एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो मतलब जिस किसी भी एलिमेंट की स्मॉलेस्ट SRP वैल्यू होगी वही आपका सबसे पहले ऑक्सीडेशन शो करेगा। अब देखिए भाई, ये तो आपका -0.41 है, ठीक है, नेगेटिव दिया हुआ है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी आपका पॉजिटिव है, तो जो नेगेटिव वैल्यू है सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगी। तो मतलब नेगेटिव वैल्यू सबसे पहले ये वैल्यू दिया और सबसे पहले ये एलिमेंट दिया, तो मतलब ये आपका Cr जो आपको क्रोमियम दिया है, तो Cr की वैल्यू दी हुई है, तो इस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट SRP वैल्यू दिया हुआ है, इस वजह से इट विल शो ऑक्सीडेशन एंड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये हो गया। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन देखिए आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिए हुए हैं, एक मेडिकल का लिया हुआ है, एक मैंने आपका IIT का लिया हुआ है, और कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखिए भाई, अब नेक्स्ट हम बातचीत करते हैं किसी भी गैल्वेनिक सेल का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ये जो वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है भाई, किसी एक कंप्लीट सेल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हाफ सेल का हो गया। अगर कोई कंप्लीट सेल कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, एक कंप्लीट रिडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है, और उस कंप्लीट सेल रिएक्शन का अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बात करें तो इसे आप रिप्रेजेंट करेंगे ई सेल से, अगर आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है तो उसे रिप्रेजेंट करेंगे ई नॉट सेल से। अब देखिए भाई, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना है ई सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल, तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको दिमाग में रखना है। ये हो गया आपका ई कैथोड और ये होता है माइनस ई एनोड, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है भाई। अब देखिए ये क्या है भाई, कैथोड, और कैथोड में कौन सी रिएक्शन होती है, हाफ सेल रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन, रिडक्शन। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई रिडक्शन माइनस, और एनोड में कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ई ऑक्सीडेशन, और भी सिंपल हो गया।
ये पार्ट हो गया, दिमाग में रखें। तो ई सेल का फार्मूला क्या होता है भाई, ई कैथोड माइनस ई एनोड या ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन द सिमिलर पैटर्न। अगर आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो फार्मूला उसी पैटर्न में आप डेवलप कर लीजिए। ई नॉट सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड हो गया। इसी पैटर्न में आप डेवलप कर लें, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट, ये हो जाएगा आपका रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि कैथोड में रिडक्शन होता है, तो ई नॉट रिडक्शन माइनस, और ये हो जाएगा ई नॉट ऑक्सीडेशन। ये फार्मूला हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ठीक है। इसमें आपको एसआरपी वैल्यू यूज करना है। जब तक कि क्वेश्चन में आपका एसओपी वैल्यू नहीं दिया है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल नहीं दिया, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तब तक उस न्यूमेरिकल में आपको यूज करना है स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये वैल्यू आपको यूज करना है, ठीक है भाई। अब देखिए, अगर मैं इससे रिलेटेड में एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लिया जाए कि शुरुआत में मैं एक रिएक्शन से जो दिया हुआ था Cu2+ दिया हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, रिडक्शन रिएक्शन है, और इसका जो ई सेल की वैल्यू है, ई नॉट सेल की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये हो गया आपका -0 और ये हो जाता है 34, ठीक है, -0.34। ये 5 ले लेते हैं, ये वोल्ट हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Fe, ठीक है, Fe हो गया, ये 2+ हो गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, और यहाँ पर हो जाता है Fe, ठीक है। ये सॉलिड स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में, और ई नॉट सेल की वैल्यू दी हुई है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपका -0.44 हो जाता है, ये वोल्ट हो गया, ठीक है भाई। अब देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 हाफ सेल दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आप दोनों रिएक्शन में ध्यान दें, ये क्वेश्चन है भाई, इन दोनों रिएक्शन में ध्यान दें तो दोनों में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो हम रिएक्शंस को देख करके नहीं, ई नॉट सेल की वैल्यू को देख करके डिटरमिन करेंगे किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन और किसका हो रहा है रिडक्शन। अगर मैं ये आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, किसका ऑक्सीडेशन है, किसका रिडक्शन है, तो क्या बोलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कैलकुलेट कर सकता हूं। हाँ, ध्यान दीजिए, इसमें अगर आप देखें ई नॉट सेल दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर आपको एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, मतलब है कि इस क्वेश्चन से आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ई नॉट सेल की वैल्यू मिलेगी, इस पूरे सेल का मिलेगा आपको ई नॉट सेल की वैल्यू। ये जो ई नॉट सेल की वैल्यू है ये डिफरेंट है, ये हाफ सेल की है भाई, कंप्लीट सेल की नहीं है, ये हाफ सेल की है। जब इसको दोनों को कंबाइन करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस रिएक्शन को ये मतलब आइडेंटिफाई कर लीजिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर दोनों को कंबाइन करेंगे, नेट सेल इक्वेशन मिलेगा। वो जो नेट सेल इक्वेशन होगा, उस नेट सेल इक्वेशन का जो आपका ई नॉट सेल, ये ही हमें कैलकुलेट करना है, वो होगा आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इस पूरे सेल का, ओवरऑल सेल का हमें कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब देखिए भाई, तो इसके लिए अगर फार्मूला में ध्यान दें तो ये फार्मूला होता है एनोड एंड कैथोड हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे अगर आप देखें ई नॉट रिडक्शन माइनस ई नॉट ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूँ किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है, तो मैं आइडेंटिफाई करके फिर ये फार्मूला अप्लाई कर दूंगा और आसानी से मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ओवरऑल सेल रिएक्शन का मिल जाएगा, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मैंने बोला हुआ था। एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल अंडरगो रिडक्शन एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लार्जर वैल्यू किसका है भाई, इसमें अगर आप देखें तो इस हाफ सेल में अगर आप देखें तो ई सेल की वैल्यू लार्जर वैल्यू है, मतलब ये क्या शो करेगा, आपका रिडक्शन शो करेगा, रिडक्शन शो करेगा, ठीक है भाई। अच्छा, मैं इस रिएक्शन के बारे में बात करूं तो इस रिएक्शन में अगर आप देखें तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है, अगर इसका रिडक्शन तो ऑफकोर्स इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि भाई रिडक्शन एक ही तरह की रिएक्शन होंगी तो रिडक्शन हो ही नहीं सकती, रिडॉक्स हो ही नहीं सकती, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो ही नहीं सकती। ऐसा कभी ऐसी रिएक्शन नहीं मिलेगी कि एक सेल दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल, उस दोनों हाफ सेल में केवल ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रही है, ठीक है भाई, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन ही हो रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन वो कंप्लीट सर्किट ही नहीं होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसमें एलिमेंट्स हैविंग स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है, स्मॉलर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, मतलब इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये पार्ट हो गया। हमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन का वैल्यू मिल गया है, तो मतलब क्या है कि ये वैल्यू है किसकी, रिडक्शन रिएक्शन की, ये वैल्यू है किसकी, ऑक्सीडेशन, ठीक है भाई। अब ध्यान दीजिए,
चलिए मैं फार्मूला यूज कर लेता हूँ, ई नॉट सेल इज इक्वल टू फार्मूला क्या भाई, ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन की वैल्यू ये हो गई, ठीक है भाई। तो ये 0 पॉइंट हो गया 34 माइनस पी ई नॉट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की वैल्यू ये हो जाती है, तो क्या हो जाएगा 0.44 ये हो गया। सिंप्लीफाई करिए 0.34, ये माइनस है भाई, ये माइनस की वैल्यू दी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.44 हो जाता है, ठीक है भाई। 448 ये 7 हो जाएगा 0 और यहाँ से वोल्ट मिल जाएगा। ई नॉट सेल की वैल्यू आपको मिल जाती है। ओवरऑल रिएक्शन की, ओवरऑल सेल रिएक्शन की आपको मिल जाती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दैट इज 0.78। ई सेल की वैल्यू कैसी आती है, पॉजिटिव आती है भाई, पॉजिटिव, ठीक है भाई। ई सेल की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर आपको पॉजिटिव। तो इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा चेंज करना चाहें, मान लिया जाए कि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन हो रहा है तो वहाँ पर आप SRP वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की जगह पर अगर आप यूज करना चाहें SOP वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू, ठीक है भाई। ये आप मैं एक ऑप्शंस दे रहा हूँ आपको कि मान लिया जाए कि मैंने तो जो ये कैलकुलेशन किया हुआ है, इस कैलकुलेशन में मैंने यहाँ पर SRP वैल्यू यूज़ किया, यहाँ पर भी मैंने SRP वैल्यू यूज़ किया, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये SRP वैल्यूज हैं और यहाँ पर मैंने SRP वैल्यूज के आधार पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के आधार पर मैंने आइडेंटिफाई किया कि इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, फिर इसके बाद में फार्मूला में यूज़ किया और ई नॉट सेल ओवरऑल सेल का मैंने कैलकुलेट किया। अगर आप इसमें SRP वैल्यू यूज करना चाहते हैं, इसमें अगर आप SOP वैल्यू यूज करना चाहते हैं, देखिए तो आंसर सेम आएगा। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर कहिए तो यहाँ पर थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये हो गया आपका ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ठीक है भाई, तो ये फार्मूला हो गया। ई नॉट रिडक्शन, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, ये रिडक्शन हो गया। तो यहाँ पर हो जाता है 0.34 और ये वोल्ट हो गया 0.34 वोल्ट, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखें तो अब देखिए ई ऑक्सीडेशन दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन ध्यान दीजिए, ई ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन की जगह अगर आप यूज करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन की जगह अगर आप यूज करना चाहते हैं, क्या यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे यूज करना चाहते हैं SOP वैल्यू। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ SRP वैल्यू और यहाँ पर अगर आप यूज करना चाहते हैं SOP वैल्यू, ठीक है भाई। तो मैंने बोला हुआ था कि भाई एक रिलेशन है, अगर आप SRP वैल्यू को SOP वैल्यू में कन्वर्ट करना चाहें तो ये आपका SRP वैल्यू हो जाएगा और ये फार्मूला आप यूज करेंगे SOP, सॉरी ये SOP हो जाएगा। SRP वैल्यू को SOP वैल्यू में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस वैल्यू में नेगेटिव साइन लगाएंगे, इस वैल्यू में नेगेटिव साइन लगाएंगे तो ये चला जाएगा भाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इस वैल्यू में अगर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये आपका क्या दिया, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन, और जब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर ये आपका SRP वैल्यू कितना दिया है 0.44 हो रहा है, ठीक है। अब इसका नेगेटिव साइन है, इसको SOP में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 0.44 हो जाएगा, 0.44। इसके केस में फार्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ई, ठीक है, ये हो जाएगा ई नॉट रिडक्शन, ठीक है, प्लस ई नॉट ऑक्सीडेशन। अब इसमें कंडीशन क्या है, ई नॉट रिडक्शन में आप यूज कर रहे हैं SRP वैल्यू और इसमें कंडीशन क्या है, ई नॉट ऑक्सीडेशन में आप यूज कर रहे हैं SOP वैल्यू, ठीक है भाई, हो गया सिंपल। अब देखिए क्वेश्चन में तो SRP वैल्यू दिया है, इस SRP वैल्यू को मैंने SOP वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, SOP वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया, या SOP इज इक्वल टू माइनस SRP हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो तब भी आपको मिल जाएगा ये SOP वैल्यू, ठीक है। तो इसमें अगर आप चाहें तो ये यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, तो ये माइनस ऐसे कर लिया तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव मिल जाएगी, ठीक है भाई, माइनस माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा तो SOP वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अब प्लग इन करिए, रिडक्शन ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू हो गई, यहाँ पे आपने ई नॉट ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.44, तो यहाँ से भी आपको 0.78 वोल्ट मिल जाएगा। तो आंसर सेम मिलेगा, आंसर सेम मिलेगा। जैसे अगर आपकी चॉइस ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ये फार्मूला यूज करना चाहते हैं दोनों के केस में, इसी वजह से आप मेसअप ना हो कि
एक पार्ट में आप SRP, दूसरे पार्ट में आप SOP, तो ये थोड़ा मिक्सिंग ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने कन्वीनियंस के लिए आप मोस्ट प्रेफरेबली आप यूज करेंगे SRP वैल्यू। आसान रहेगा भाई। इन जनरली 90% ऑफ द केसेज आपको मिलेगा SRP वैल्यू, उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप आइडेंटिफाई करिए, आसानी से फार्मूला यूज करिए, डायरेक्टली प्लग इन करिए और सोल्व करके आप ई नॉट सेल की वैल्यू निकाल लीजिए। ये है आपका फार्मूला किसका, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, और ये है आपका फार्मूला किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन आपका CET 2010 में पूछा गया है। ठीक है भाई, CET एग्जाम में 2010 में पूछा गया है। ठीक है भाई, क्वेश्चन अगर आप ध्यान दें, गिवन फॉर SN4+ और ये आपका SN2+, यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन होता है। आगे दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, SRP वैल्यू दिया हुआ है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.15 वोल्ट। इस हाफ सेल के लिए, इस हाफ सेल रिएक्शन का आपका SRP वैल्यू दिया है 0.15 वोल्ट। ठीक है भाई, एंड यहाँ पे गोल्ड दिया, गोल्ड 3+, और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर भी आप अगर आप देखें तो रिडक्शन ही हो रहा है, +3 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। अब इसका वैल्यू दिया है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन, और स्टैंडर्ड लगा है तो SRP वैल्यू हो गया। ठीक है भाई, एज 1.5 वोल्ट। ठीक है, इस हाफ सेल का 1.5 वोल्ट SRP दिया है, इस हाफ सेल का SRP आपको मिला हुआ है 0.15 वोल्ट। ठीक है, फर्दर रिएक्शन ये ओवरऑल रिएक्शन दिए। अगर देखिए, अगर दोनों हाफ सेल को अगर आप ले लें, दोनों हाफ सेल को ले लें और दोनों हाफ सेल को अगर कंबाइन करेंगे तो नेट सेल रिएक्शन आपको ये मिलेगी। रिडॉक्स रिएक्शन का कॉन्सेप्ट है, इनमें आप सबसे पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, एंड देन क्वेश्चन सेज द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस कंप्लीट सेल रिएक्शन की आपको ई नॉट सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये जो आपकी ई नॉट सेल की वैल्यू दी है ये हाफ सेल की है। जब इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट करके एक पूरा ओवरऑल गैल्वेनिक सेल प्रिपेयर करेंगे, उस ओवरऑल गैल्वेनिक सेल का जो कंप्लीट सर्किट रहेगा उसमें आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये हाफ सेल का है, ये भी हाफ सेल का है। अब देखिए भाई, हम यहाँ पर अगर आप ई नॉट सेल के बारे में बात करें तो ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट ये होता है रिडक्शन और ये होता है आपका ई नॉट और ऑक्सीडेशन होता है, ये ऑक्सीडेशन, ये फार्मूला आप यूज कर लीजिए। तो आप देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करिए किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन होता है। तो मैंने एक सेंटेंस बोला हुआ था, वही एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एलिमेंट्स हैविंग लार्जर वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल विल इजीली अंडरगो रिडक्शन। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इस हाफ सेल की वैल्यू क्या है 0.15, सेकेंड हाफ सेल की वैल्यू क्या है 1.5 वोल्ट। तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लार्ज वैल्यू हो जाएगी, ये SRP वैल्यू है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये लार्जर वैल्यू है भाई। तो मतलब क्या है कि इसका होगा रिडक्शन, मतलब है कि इस हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होगी और इसकी भाई अगर इसका रिडक्शन है तो दूसरा का ऑटोमेटिकली ऑक्सीडेशन ही होगा, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, ये हो गया ऑक्सीडेशन, ये हो गया रिडक्शन, सिंपल हो गया। अब देखिए इस हाफ सेल को अगर आप लिखें, ये SN2+, ये SN4+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है भाई, इसमें क्या हो रहा है भाई आपका रिडक्शन, तो इसको आप करेंगे Au3+, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये आपका Au हो जाएगा। इन दोनों हाफ सेल को क्या करिए भाई, इन दोनों हाफ सेल को कंबाइन करिए, इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करिए। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से 3 इलेक्ट्रॉन से अगर आप कैंसिल करना चाहें तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, कैंसिल होगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो लीजिए आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बहुत ही आसानी से ये पोर्शन आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ ये पार्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आएगा दोनों इक्वेशन में जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करने के बाद में ऐड करेंगे, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप कैंसिल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द गैल्वेनिक सेल। टोटल एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसका एप्लीकेशन अभी आगे आपको देखने को मिलेगा। कई सारे ऐसे क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट है जिसमें से आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन्स या एक्सचेंज
इलेक्ट्रॉन्स आपको कैलकुलेट करने होंगे, फिर इसके बाद में आपको क्वेश्चन सोल्व करना होगा। हाँ, यहाँ पर आपको जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इस एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा है, आपको केवल आइडेंटिफाई करना है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन वैल्यूज प्लग इन करना है और सॉल्व करना है। अब देखिए भाई, बहुत ही सिंपल, वो तो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए बता दिया अपन, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन में जा रहा है, रिडक्शन इसका हो रहा है, इसका वैल्यू ये दिया है 1.5 वोल्ट, 1.5 माइनस। ठीक है भाई, इसके बाद में ऑक्सीडेशन इस हाफ सेल का हो रहा है, इसकी वैल्यू क्या है 0.15 दिया हुआ है, 0.15 ये दिया हुआ है 0.15। अब देखिए सब्सट्रैक्ट कर लीजिए भाई, अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ ये वोल्ट में रहेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये तो अगर आप देखें ये 50 है, 15 है, तो 50 में 15 निकाल देंगे तो 35 बचेगा, तो 1.35। तो यहाँ पे अगर आप देखें 1.35 और वोल्ट मिल जाएगा। ये वैल्यू आपको पॉजिटिव में मिलती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव में दी है, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो E0 सेल की वैल्यू इस ओवरऑल सेल रिएक्शन के लिए कितना आता है, पॉजिटिव 1.35 वोल्ट। तो इस तरह से किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हम लोगों ने यहाँ पर E0 सेल वैल्यू कैलकुलेट किया है, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए भाई, हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो गैल्वेनिक सेल होता है, इसमें होता है आपका कैसी रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है, और इस सेल में केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है भाई, मान लीजिए कि कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, कोई रिएक्शंस दी हैं, 2 हाफ सेल रिएक्शंस दी हुई हैं। उन 2 हाफ सेल रिएक्शंस में अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़े कि भाई जो ओवरऑल सेल रिएक्शन आ रही है बन करके, जो रिडॉक्स रिएक्शन बन के आ रही है, वो रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है या नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाई ये जो सेल रिएक्शन हो रही है इस गैल्वेनिक सेल में, स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है या नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर है। कुछ सिचुएशन क्रिएट करके दे दी जाती है। इन जनरल हमें तो मालूम है कि स्पॉन्टेनियस होता है, परंतु वहाँ पर अगर कुछ हाफ सेल रिएक्शन कुछ ऐसे दे दिए जाते हैं जिससे वो नॉन स्पॉन्टेनियस में चले जाते हैं। ठीक है, तो हमें अगर आइडेंटिफाई करना हो किसी भी गैल्वेनिक सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें, तो चलिए इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन। ठीक है भाई, स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन, आइडेंटिफाइंग इन ए सेल रिएक्शन इफ द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस बाई नेचर और नॉन स्पॉन्टेनियस बाई नेचर। स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल डिस्कस करने के पहले हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल एज वेल एज सेल पोटेंशियल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सेल पोटेंशियल भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है, एक बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे मैं लिख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, इन शॉर्ट फॉर्म इसको हम बोलते हैं EMF। ये हो गया भाई, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेल पोटेंशियल हो गया, ये सेल पोटेंशियल। ठीक है भाई, सेल पोटेंशियल, ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए भाई, अगर मैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल के बारे में बात करूँ, मतलब EMF के बारे में बात करूँ, तो इट इज ए मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। It is a measure of potential difference when the cell is not in use. When the cell is not in use. It is a measure of potential difference when the cell is in use. ठीक है भाई, अच्छा एक इसका रफली इस पार्ट को अगर समझना चाहें तो जैसे सेल क्या है भाई, बैटरी होता है, बैटरी जैसे टॉर्च बैटरी हो गया, वॉच बैटरी हो गया। ठीक है भाई, तो अगर बैटरी जैसे टॉर्च में हम कौन सा इन जनरल जो मार्केट में अवेलेबल है, जो जैसे जिप वाला हो गया, और एक हो गया आपका एवरेडी, बहुत ही कॉमन ये बैटरी होता है, तो एवरेडी लाते हैं भाई, इतना होता है साइज में। ठीक है, एवरेडी जब मार्केट से लाते हैं तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है, इसका वोल्टेज जो होगा उस वक्त मैक्सिमम होगा, क्योंकि इसको यूज नहीं किया गया है। अभी इस सेल को यूज नहीं किया गया है, इसमें करंट फ्लो नहीं हुआ है, इसमें से कंप्लीट सर्किट में नहीं डाला गया है, इसमें करंट फ्लो नहीं है, तो उस वक्त इसमें अगर आप देखें मैक्सिमम वोल्टेज कितना होता है, 1.5 वोल्टेज। ठीक है भाई, जो आपको सेल खरीदेंगे टॉर्च में डालेंगे, जब टॉर्च में डाल करके ऑन करेंगे स्विच, तब क्या होगा, करंट फ्लो होने लगेगा, क्या केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी।
होगा ना भाई। भाई इसमें से जो आपका सेल है इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर किया गया, जब आप यूज करेंगे डिवाइस में तो क्या होगा, ये केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जब स्विच ऑन करेंगे तो आप फोकस ऑफ लाइट मिलेगा, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है भाई, ये पार्ट मतलब क्या है कि जब आप सेल लाते हैं और इसको आपने टॉर्च में नहीं यूज किया है तो उस वक्त सेल की जो कैपेसिटी होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होता मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, दैट इज 1.5। ठीक है, तो ये जो आपका वोल्टेज आ रहा है, जो मैक्सिमम वोल्टेज, इसे आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यही मैंने बोला हुआ है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज द मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज। इसका भी यूज नहीं किया गया सर्किट में। ठीक है भाई, अगर मैं सेल पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो ये इट इज ए मेजर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन यूज। जब उसी सेल को लेकर के टॉर्च में लगाने लगते हैं और यूज करने लगते हैं तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस में कमी आ जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि ये जो सेल होता है डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी चली जाएगी, मतलब पूरी की पूरी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये डेड हो जाएगा, तो यूज एंड थ्रो वाला पॉलिसी आपको अपनाना पड़ेगा। इसको फेंकेंगे, कोई दूसरा नया सेल लाएंगे। ठीक है भाई, तो जो दूसरा नया सेल है अभी उसको यूज नहीं किया तो ये अपनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा, वोल्टेज शो करेगा, तो उसे ये में बोलेंगे। और जब इसको यूज करके आप टॉर्च यूज करने लगते हैं, यूज करके टॉर्च में यूज करके जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, वो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपका सेल पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो इसके केस में इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज एंड इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन द सेल इज इन यूज। अगर इसको विजुलाइज करना चाहें तो मान लिया जाए कि मैंने एक यहाँ पे सेल ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ पे हो गया, ये कुछ ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको VC और इसको VE कर लिया। इसी तरह से हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका VC और ये आपका VA हो गया। ठीक है भाई, ये वोल्टेज के फॉर्म में शो कर देते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये आपका की है, इसमें अगर आप देखें तो मैंने की है इसको मैंने यूज नहीं किया। की कुछ ऐसे रहता है, लैब में आपने फिजिक्स के लैब में देखा होगा, उठा करके चाबी वो लगाते थे तो पूरा कंप्लीट सर्किट हो जाता है। अभी ये सर्किट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पर एंड हो जाता है, यहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है। अगर कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट नहीं है, इसमें फ्लो ऑफ करंट नहीं है भाई। अगर कनेक्ट कर देंगे तो फ्लो ऑफ करंट हो जाएगा। यूज किसका मतलब है कि ये जो आपका कंप्लीट सर्किट नहीं है तो इसका फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो रहा है। इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने की लगाया हुआ है, की लगा दिया। जब आप की लगाएंगे तो ये इसमें कंप्लीट सर्किट हो गया, तो फ्लो ऑफ करंट होने लगेगा। जब ये फ्लो ऑफ करंट हो रहा है इस सर्किट में या इस सेल में, और फिर इसके बाद में अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो वो हो जाएगा आपका सेल पोटेंशियल, क्योंकि ये सेल इज इन यूज। सेल इन यूज का मतलब क्या है कि करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, करंट का फ्लो हो रहा है। ये पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है ना भाई। करंट को क्या किया जा रहा है, विड्रॉन किया जा रहा है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हो गया व्हेन द सेल इज इन यूज, कंप्लीट सर्किट, सेल इज इन यूज। इसके केस में सेल इज नॉट इन यूज, क्योंकि करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा है, कंप्लीट सर्किट ही नहीं है। तो इस वक्त ये अपनी मैक्सिमम वोल्टेज शो करेगा जो सेल में प्रेजेंट है, तो इसको आप बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और जब ये सेल में करंट फ्लो हो रहा है और इसमें जब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा हुआ है, E कैथोड माइनस E एनोड। तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, VC माइनस VA, V कैथोड माइनस V एनोड। इसमें क्या रहेगा, इसमें VC माइनस VA। ठीक है भाई, ये पार्ट। तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें। सेल पोटेंशियल इनमें से बहुत ही माइनर डिफरेंस रहता है, और न्यूमेरिकल में इनका कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम ही यूज करना है। चाहे आप देखिए क्वेश्चन में पूछे सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए तो सेम फार्मूला, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कैलकुलेट करने के लिए पूछे तो सेम फार्मूला न्यूमेरिकल्स में, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर थ्योरेटिकली अगर पूछा जाता है तो ये चीज़ आप दिमाग में रखें, न्यूमेरिकल में दोनों का मतलब एक ही है और दोनों के केस में आपको सेम टाइप का फार्मूला यूज करना है जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अब इसके बाद में मैं चाह रहा था कि स्पॉन्टेनिटी ऑफ
सेल हम डिस्कस करें, तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करेंगे और दूसरे लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल रिएक्शन।